गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 15 ऑफ मार्च पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं इसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आई होप आपने जो आपके रिवीजन के वीडियोस हैं वो जरूर करे होंगे। आज एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बम्बूज के बारे में जानेंगे। म्यांमार को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो पीपल को लेकर क्वेश्चन रहने वाला है। सीबक थॉर्न एंड सोल्ट इन ब्रिटिश इंडिया को लेकर भी आर्टिकल्स आए थे, इनको लेकर भी एक एक क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 243 के पोलैंड काफी न्यूज में है, इसकी मैप के ऊपर लोकेशन देखेंगे। 2001 FO32 क्या है और मिंट सिस्टम क्या है इसके बारे में जानेंगे। देन फाइनली सी गेटी के बारे में डिस्कशन करते हुए हम पूरे लेक्चर को रिवाइज करने वाले हैं। आई होप आपको YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिल रहे होंगे। नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज उसमें आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा सब्सक्राइब बटन के साथ, एंड देन ऑल बटन को प्रेस करना पड़ेगा सो दैट जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। जो रिवीजन वीडियोस हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था आपको किस तरीके से करने हैं। बेसिकली जैसे ही ये वीडियो आप स्टार्ट करेंगे, ज्यादा लंबे नहीं है, ये आपके 1 मिनट से 3 मिनट तक के वीडियोस हैं, तो 1 to 3 मिनट्स की वीडियो इजीली करे जा सकते हैं। और आपने ऑलरेडी ये वीडियोस जो हैं, ये जो एमसीक्यूज हैं वो सोल्व किए हुए हैं, लेकिन क्योंकि प्रीलिम्स पास में आ गए इसी वजह से रिवीजन कराना जरूरी था, तभी ये आप ही की रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे ही वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को गेस करिएगा, फिर मैं जो आंसर बताता हूँ उससे अपने आंसर को मैच करिएगा, देन एक्सप्लेनेशन को जरूर सुन लीजिएगा। चलिए, नेटवर्क आईएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। देयर आर टू एप्लीकेशंस, दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं, वन फॉर द फ्री एंड द पेड कोर्सेज एंड वन फॉर द फ्री मटेरियल। दोनों पे आपको अलग अलग चीजें जो है वो मिलने वाली है। यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 6 या 6 से ज्यादा आपको स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है, इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना है, आपको रिविजन विद इन 1 आवर में कंप्लीट करनी है। ठीक है, और जब आप सेकंड या थर्ड टाइम वीडियो देखते हैं, इन दैट सिनेरियो यू हैव टू मेक द नोट्स ऑल्सो। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बैम्बूसा बैम्बूज के बारे में पूछा गया। बैम्बूसा बैम्बूज को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट इज अ मोनोकार्पिक। ये मोनोकार्पिक है, हो सकता है। इट्स अ स्पीसीज ऑफ क्लम्पिंग बैम्बू नेटिव टू सदर्न एशिया। ये एक स्पीसीज है जो कि सदर्न एशिया में पाई जाती है और क्लम्पिंग बैम्बू की है, हो सकता है। बैम्बूसा बैम्बूज इज ऑल्सो नोन एज द जायंट थोनी बैम्बू। इसे जायंट थोनी बैम्बू के तौर पर भी जाना जाता है। सोचिए फिर डिस्कशन करेंगे। चलिए, देखिए बैम्बूसा बैम्बू जो है अभी आपका काफी न्यूज में था, रीजन भी बताऊंगा, बट पहले बैम्बूसा बैम्बूज इज ए मोनोकार्पिक विच मींस इट फ्लावर्स ओनली वंस। तो एक ही बार फ्लावर होती है ये काफी लंबे टाइम में। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, एंड यस इट इज अ क्लम्पिंग बैम्बू, और साथ ही साथ सदर्न एशिया की नेटिव स्पीसीज है ये, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, क्या इसे जाइंट थोनी बैम्बू कहा जाता है, तो यस इसे जाइंट थोनी बैम्बू भी कहा जाता है। तो ये तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट होती है। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा डी। अभी हुआ क्या है, जो आपका फ्लावरिंग बैम्बू है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज WWS। वायनाड कहाँ पे है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, हम डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे कहा जा रहा है कि जो आसपास की दूसरी स्पीसीज हैं, खासतौर पे नीलगिरी बायोस्फीयर के अंदर, तो नीलगिरी बायोस्फीयर के अंदर ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज है बैम्बू की स्पीसीज, ये आसपास की दूसरी स्पीसीज को नुकसान पहुंचा रही है। एट द सेम टाइम टाइगर और एलिफेंट के हैबिटेट को भी ये थ्रेटन कर रही है। इसी वजह से ये न्यूज में थी, और आपका ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि करंट अफेयर्स में इसका काफी ज्यादा जिक्र किया हुआ था। तो यहाँ पे फिलहाल आपका आंसर डी हो जाएगा, लेकिन WWS वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके स्टेट के बारे में मुझे बताइएगा किस राज्य के अंदर ये लोकेट करती है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज और आर टचिंग द बॉर्डर ऑफ म्यांमार। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, एक राज्य भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, जो कि म्यांमार की बाउंड्री को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि म्यांमार के बॉर्डर को कौन कौन से राज्य छू रहे हैं। रीजन उसका यह है क्योंकि म्यांमार अभी आप जानते हैं अपने कू की वजह से, मिलिट्री कू की वजह से न्यूज में था। इवन एक यहाँ पे जो इंडिजिनस पीपल का एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप भी है जिसने आवाज उठाई है। बेसिकली मिजोरम बेस्ड ग्रुप है जो कि जो लोगों का है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बेसिकली जो म्यांमार है इसके ऊपर सैंक्शंस लगाने चाहिए इंडिया को। तो बेसिकली आपके जो पीपल हैं वो अलग अलग आपके देशों के अंदर हैं, इंडिया के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है, इंडिया में है, बांग्लादेश के अंदर है, और आपके म्यांमार में तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया, और इस रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ने हमारे जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनको कहा कि जो मिलिट्री रूल्ड म्यांमार है इसके ऊपर हमें सैंक्शन लगाने चाहिए। मतलब इंडिया और बांग्लादेश दोनों को सैंक्शन लगाने चाहिए। इसी वजह से ये न्यूज में था म्यांमार। और यहाँ पर आपसे बॉर्डर के बारे में पूछा जा सकता है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, देखिए 4 नॉर्थ ईस्ट राज्य ऐसे हैं जिनका बॉर्डर शेयर होता है म्यांमार के साथ, एंड दीज स्टेट्स आर अरुणाचल प्रदेश। क्या अरुणाचल प्रदेश इसमें है? नहीं है। दिस इज नागालैंड, नागालैंड का बॉर्डर भी शेयर होता है। मिजोरम का भी होता है, लेकिन मिजोरम बेस्ड ग्रुप मैंने आपको बताया था, लेकिन ऑप्शन के अंदर वो नहीं है। देन मणिपुर का भी बॉर्डर टच होता है, मेघालय का नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक बार मैप पे देख लीजिए। सो ये आपका ऊपर देखेंगे चाइना से बॉर्डर हो रहा है, या ऊपर अरुणाचल प्रदेश से हो रहा है, नागालैंड से भी बॉर्डर टच हो रहा है, फिर मणिपुर से हो रहा है, मिजोरम से हो रहा है। मिजोरम के तो लोगों ने आवाज उठाई ही थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके राज्य जो है बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? म्यांमार के साथ। और अगर आप मेघालय को देखेंगे, मेघालय यहाँ पे अंदर है, इसका बॉर्डर शेयर नहीं हो रहा है, लेकिन इसका बॉर्डर बांग्लादेश से शेयर होता है, ऊपर आसाम से शेयर होता है। चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो पीपल को लेकर ही देख लेते हैं क्वेश्चन। जो पीपल आर एथनिक ग्रुप ऑफ, देखिए अब तो सेकंड की एक्सप्लेनेशन आपने ध्यान से सुनी है मेरी, तो ये क्वेश्चन आपका 100% करेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन भी गलत होता है, इट मींस ये एक इंडिकेशन है कि आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, जो कि नुकसान पहुंचा सकता है एग्जाम के अंदर। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जरूरी ये जो क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है इसी में से आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन में से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसी वजह से जब मैं एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देता हूं तो उसमें कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने की, ताकि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाएं। तो क्या इंडिया के अंदर ये एथनिक ग्रुप पाया जाता है, बांग्लादेश के अंदर, म्यांमार के अंदर? सोचिए, 3 यहाँ पे देशों के नाम आपके सामने दिए। चलिए, वेरियस नेम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द जो पीपल बट द इंडिविजुअल ग्रुप्स जनरली एक्नॉलेज कि वो जो के एंसेस्ट्रल है। तो अलग अलग नाम जो है वो जो के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन जो लोग जो है वो अपने आप को जो ही कहलाना पसंद करते हैं। अमंग द मोर प्रोमिनेंट नेम्स गिवन टू द ग्रुप, उनको चिन नाम भी दिया गया है, जोमी भी कहा जाता है, ठीक है, जनरली इन म्यांमार, एंड मीजो भी कहा जाता है कुछ जगह पे, कुकी भी कहा जाता है अलग अलग जगह पे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में, बट वो अपने आप को जो कहलाना पसंद करते हैं, और अलग अलग जो देश है वहां पर बेसिकली उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स जो है वो भी बनाए हुए हैं। इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया दे आर प्रेजेंट इन नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड आसाम, ठीक है। तो यहाँ पे मैन करके याद रख लीजिएगा, ठीक है, डबल एम सिंगल एन। मिजोरम, मणिपुर, आसाम, या फिर नागालैंड। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में बता दिया था कि जो पीपल है वो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार तीनों जगह पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव थे इनके, उन्होंने अभी एक पिटिशन जो है वो हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को दी है, ताकि म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सके। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिसेंटली डिसाइडेड टू कल्टीवेट सी बकथॉर्न? सी बकथॉर्न जो है पहले भी काफी न्यूज में रह चुका है, और इसका इस्तेमाल, एप्लीकेशन इसकी क्या क्या है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बताना है कि किस राज्य के अंदर, इवन मेंस का क्वेश्चन भी आज हमारा इसी चीज को लेकर है, सी बकथॉर्न जो है किस राज्य ने यहाँ पर रिसेंटली डिसाइड किया कि इसको कल्टीवेशन किया जाएगा। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो जम्मू के फार्मर्स हों और हिमाचल प्रदेश के फार्मर्स दूसरी बार न्यूज में आए, वो आपकी जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स होती हैं, जो आपकी कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं जो उगाया करते थे, उससे अब दूर जाके नई नई चीजों को उगाना शुरू कर रहे हैं। चाहे वो आपके एरोमेटिक प्लांट्स, जो लेवेंडर के बारे में हमने डिस्कशन किया था, या फिर जो आपका फ्लोरिकल्चर होता है वो ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर इनकम जो है वो देखा गया कि डबल एंड इवन 4 टाइम्स भी फार्मर्स की हुई है, और यही चीज जो है इनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अब दोबारा से सी बकथॉर्न जो है न्यूज में है, आपको बताना है कि किस राज्य में डिसाइड किया गया है ऐसा। चलिए, देखिए सी बकथॉर्न सबसे पहले तो जान लीजिए, इट्स अ श्रब, ठीक है। सो एक श्रब है विच प्रोड्यूसेस एन ऑरेंज येलो कलर्ड एडिबल बेरी, ठीक है। तो ऑरेंज कलर की, येलो ऑरेंजिश येलोइश कलर की एक बेरी जो होती है वो प्रोड्यूस करी जाती है, और ये जो है इन इंडिया इट इज फाउंड अबव द ट्री लाइन इन द हिमालयन रीजन। तो जो स्टेट होगा वो भी कोई हिमालयन स्टेट ही होगा, हिमालयन रीजन में ये आपको मिल जाती है। जनरली इन द ड्राई एरियाज, जैसे कि कोल्ड डेजर्ट हो गए, कोल्ड डेजर्ट में लद्दाख हो गया, स्पीति रीजन हो गया, यहां पर इसे ज्यादा उगाया जाता है। कुछ इस तरीके से दिखती है बेरी, और इसका इस्तेमाल जो है प्रोसेसिंग के अंदर, जैम बनाने के अंदर काफी ज्यादा किया जाता है, ठीक है। बिसाइड्स बीइंग एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल वुड, तो इसकी जो लकड़ी है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, इसे खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो काफी सारे इसके यूजेस हैं, जूसेस से लेके जैम तक इसकी बनाई जाती है। और न्यूट्रिशनल कैप्सूल्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे अमेजोन वगैरह पे सर्च करके, वहां पे इसको हेल्दी फूड के अंदर काउंट किया जाता है। सीबकथोर्न हैज बीन वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग स्टमक
प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी व्यक्ति को अगर हार्ट और स्किन प्रॉब्लम्स है वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट्स फ्रूट्स एंड लीव्स आर रिच इन वाइटामिन्स, वाइटामिन्स काफी ज्यादा होता है, ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो हेल्दी हैं आपके बॉडी के लिए, एंड अदर सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अभी जो ये डिसाइड किया गया, हिमाचल प्रदेश जो है इसका कल्टीवेशन करना शुरू कर रहा है, और डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो दैट यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि हिमाचल प्रदेश के जो फार्मर्स हैं, कुछ दिन पहले वो एरोमेटिक प्लांट्स को फ्लोरिकल्चर को करने के लिए न्यूज में थे, और अब सीबकथॉर्न भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। इट मींस आगे आने वाले टाइम में यहाँ के जो फार्मर्स होंगे उनकी इनकम में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। द क्वेश्चन आस्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दिस इज कंसर्निंग सोल्ट एंड द डांडी मार्च, और पूछा गया इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। द 1882 सॉल्ट एक्ट गिव द ब्रिटिश मोनोपोली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट एंड सेल ऑफ सॉल्ट। हो सकता है even though salt was freely available on the coast of India, Indians were forced to indigenously produce it। तो यहाँ पे वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल था सॉल्ट, लेकिन फिर भी यहाँ पे भारतीयों को कहा गया कि आप इसे प्रोड्यूस करें। सोचिए क्या आंसर हो सकता है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट्स को, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। चलिए, ऑन द 91st क्यों कहा जा रहा है, 1930 के अंदर हुआ था आपका सोल्ट मार्च, डांडी मार्च हुआ था। अगर आपने स्पेक्ट्रम की मेरी सीरीज अच्छे से देखी है तो वहां पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। ऑन द 91st एनिवर्सरी ऑफ द हिस्टोरिक सोल्ट मार्च, जो कि किसके द्वारा लेड किया गया था, इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी इन गुजरात। तो साबरमती से डांडी में गए थे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, साबरमती टू डांडी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है अभी उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है एक सिंबॉलिक 386 किलोमीटर डांडी मार्च फॉलोइंग द सेम रूट। तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इस चीज को कर रहे हैं जो कि डांडी मार्च के टाइम पे गांधी द्वारा किया गया था, ठीक है। इवन दो सोल्ट, अगर हम उस चीज की बात करें तो सोल्ट जो था उस टाइम पे फ्रीली अवेलेबल होता था कोस्ट के ऊपर। अगर आपने ये पूरा इंसिडेंस जो है पढ़ा हो डांडी मार्च का, तो यहाँ पे गांधी जी ने किया क्या था, गांधी जी ने पैदल यात्रा अपनी शुरू करी थी, और कोस्ट जो आपका कोस्टल रीजन था वहां तक गए थे, और वहां पर नमक को बनाया था, ठीक है। क्योंकि उस वक्त ये कहा जाता था जो भारतीय थे, जो इंडियंस थे, दे वर फोर्स टू बाय द सोल्ट फ्रॉम द कॉलोनाइजर्स। उनको फोर्स किया जाता था कि आपको जो नमक है वो ब्रिटिशर से ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन हमारे लोग कहते थे जब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फ्रीली अवेलेबल है तो हमें आपसे खरीदने की क्या जरूरत है। और अभी उसी चीज को ध्यान में रखते हुए 91st एनिवर्सरी उसकी सेलिब्रेट करी जा रही है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक सिंबॉलिक 386 किलोमीटर लंबी डांडी मार्च जो है फ्रॉम अहमदाबाद उसको लॉन्च किया। आप जानते हैं कि इवेंट 75 वीक का एक काउंटडाउन जो है वो शुरू किया जा रहा है, क्योंकि हम 75th एनिवर्सरी पे जो अपनी इंडिपेंडेंस की 75वीं एनिवर्सरी है उस तक पहुंच रहे हैं, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। इसके अंदर #75 करके काफी सारी चीजें जो हैं वो शुरू करी गई हैं, जिसको हम आगे आने वाले टाइम में कवर करने वाले हैं। तो ये चीज है, आपका हिस्टोरिकल फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी वजह से आपको लगेगा कि एग्जाम के अंदर एकदम से डांडी मार्च पे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, बिकॉज इट वाज मेंशन्ड इन द करंट अफेयर्स। तभी कोशिश यही होगी इवन यूपीएससी की भी कि ऐसी चीजों पे हिस्ट्री या ज्योग्राफी को लेकर, पॉलिटी को लेकर क्वेश्चन बनाया जाए जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में अपीयर हो रहे हैं। सो 1882 के अंदर सॉल्ट एक्ट गिव ब्रिटिश की उनको मोनोपोली मिल जाए, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे, इवन दो सोल्ट वाज फ्रीली अवेलेबल ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया, यहां तक स्टेटमेंट ठीक है। इंडियंस वर फोर्स्ड टू इंडिजिनियसली प्रोड्यूस इट, नहीं, इंडियंस को तो फोर्स किया जा रहा था कि आप जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनसे ये सोल्ट को परचेज करें और फ्रीली इसे प्रोड्यूस ना करें, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए तभी मैं कह रहा हूं कि स्टेटमेंट दिखने में या पढ़ने में लग सकता है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर उसे एनालिसिस करेंगे, आपको न्यूज पता है इस चीज के बारे में या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट्स पता है, तो ही आप उसे सही मार्क कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने से पहले वंस अगेन आई टेल यू अबाउट क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज, जिसमें आपको 2 आवर्स की जो टाइम है वो एवरीडे बेसिस पे देना है, एंड यू हैव टू कवर द इंपॉर्टेंट एरियाज। इसके अंदर आपको क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज के अंदर आपको दिन में 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है वो इसके अंदर हमने कवर किए हुए हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे वो आपका स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, एनसीईआरटी को इसके अंदर कवर किया गया है, ज्योग्राफी को इसमें कवर कर रहे हैं, इसके अंदर इकोनॉमिक्स को कवर किया जाएगा, बायो आपका इकोनॉमी इकोलॉजी वाला जो सेक्शन होता है उसे कवर किया जाएगा, करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया जा रहा है, इंडियन पॉलिटीज ऑलरेडी कवर्ड, इंडियन आर्ट एंड कल्चर को इसमें कवर किया जा रहा है। सो बेसिकली विद इन 2 आवर्स अगर आप डेली बेसिस पे अपने डेडिकेट कर पाते हैं और बिल्कुल अगर फोकस करके तैयारी करते हैं, देन डेफिनेटली आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, जो कि आपको
अराउंड 35 to 40 MCQs को सोल्व करने में हेल्प करेंगे अपकमिंग एग्जाम के अंदर। सो यू कैन एनरोल इन दिस सीरीज ओनली इफ यू आर एबल टू गिव 2 आवर्स। अगर आप 2 घंटे दे सकते हैं तभी आप exam.netmoc.com पे जाके इस सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हैं, ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो आपके कवर हो सके अपकमिंग प्रीलिम्स 2021 एग्जाम के लिए। और यू कैन ऑल्सो गो फॉर द क्रैश कोर्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स, इसको भी आप ले सकते हैं, और दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन exam.netmoc.com। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। आर्टिकल 243 के इज एसोसिएटेड विद, आर्टिकल 243 की न्यूज में था क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ चीजें कही गई हैं, उसकी को लेकर आर्टिकल 243 के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंडिपेंडेंट पर्संस एंड नॉट ब्यूरोक्रेट्स शुड बी अपॉइंटेड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अभी तक क्या होता था, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट होती थी वो ब्यूरोक्रेट्स को दी जाती थी। जो ऑफिसर्स आप बनने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, तो आप लोगों को ये पोस्ट दी जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट को ये पोस्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं जस्टिस जो है वो आप नहीं करेंगे, और इसी वजह से एक इंडिपेंडेंट पर्सन को ये पोस्ट दी जानी चाहिए। अब उन्होंने ये भी कहा कि गिविंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, क्योंकि देखिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही हैं, दिस एडिशनल चार्ज, अगर ये एडिशनल चार्ज, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज में जिस पोजीशन पे है वो तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी बना दिया जाता है, तो ये एक एडिशनल चार्ज उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है दैट गिविंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिस एडिशनल चार्ज of state election commissioner is a mockery of the constitution. Now this can also come in the mains examination, या इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो चीज कही गई है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट है वो ब्यूरोक्रेट्स को नहीं दी जानी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को दी जानी चाहिए, क्या ये सही चीज है या गलत है। देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें सही कहती है और आपको उससे अग्री होना ही है। अगर आप अग्री होते हैं तो बिल्कुल आप कह सकते हैं, नहीं होते तो भी आप उससे डिनाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जस्टिफिकेशन जो है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जस्टिफाई कर देते हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने, इवन मेंस के आंसर के अंदर, देन यू विल गेट द मार्क्स, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है वहां पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट डजंट मीन कि ये पत्थर की लकीर है, आपको इससे अग्री होना ही पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो डिफाई फ्रॉम इट, हो सकता है आपके ओपिनियन के हिसाब से ये चीज सही ना हो, लेकिन जस्टिफिकेशन आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, चलिए न्यूज तो मैंने आपको बता दी। अब आर्टिकल 243 किससे रिलेट करता है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है, उसके बाद गेस करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाता है। इलेक्शन ऑफ द पंचायत से ये डील करता है। ठीक है, क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन, देखिए जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो काफी सारे इलेक्शंस को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इवन नेशनल लेवल पे जब इलेक्शन होते हैं, आपके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, तो आप मुझे बताएं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्यों के इलेक्शंस कराता है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया में इलेक्शन कराता है, नेशनल लेवल पे इलेक्शन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या राज्यों के लेवल पे इलेक्शन कराता है, ये बताइएगा मुझे। ठीक है, यस और नो में बताइएगा। तो यहाँ पे न्यूज हमने कवर कर ली है। इट स्टेट्स दैट सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत शेल बी वेस्टेड इन अ स्टेट इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 243 के जो है वो इसी के बारे में बात करता है, इलेक्शन ऑफ द पंचायत के बारे में, कैसे रोल को प्रिपेयर करना है, कंट्रोल कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, कंडक्ट कैसे करना है पंचायत इलेक्शन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। पोलैंड शेयर्स इट्स बॉर्डर विद, पोलैंड जो है काफी न्यूज में है, कल भी हमने LGBTIQ को लेके पोलैंड के बारे में जिक्र किया था। एक दो दिन पहले भी पोलैंड दोबारा से न्यूज में था। तो यहाँ पे पोलैंड की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या रशिया इसके बॉर्डर को टच करता है? व्हाट अबाउट स्लोवेकिया, जर्मनी, फ्रांस, बेलारूस? जल्दी से बताएं। चलिए देखिए, कल न्यूज यही थी, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, यूरोपियन पार्लियामेंट सिंबॉलिकली डिक्लेयर्ड यूरोपियन यूनियन द एंटायर 27 मेंबर ब्लॉक एज एन LGBTIQ फ्रीडम जोन। याद आ रहा है आपको? ठीक है, याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो इसका रिवीजन सेशन होगा, मैराथन सेशन होगा, वो जरूर कर लीजिएगा। द एक्रोनिम मीनिंग लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस, नॉन बाइनरी, इंटरसेक्स एंड क्वेयर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे अगर बात करी जाए, एक बार मैं पोलैंड का मैप आपको दिखा देता हूँ, ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो दिस इज द बाल्टिक सी। ठीक है, ऊपर आपको बाल्टिक कंट्रीज मिल जाएंगे, जिसमें आपका लिथुनिया तो यहीं पे दिख रहा है आपको, एस्टोनिया, लातविया आपको ऊपर दिखेगा, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रशिया से बॉर्डर टच हुआ है। रशिया का ये चीज हमने पहले भी देखी थी कि पूरी की पूरी रशियन कंट्री इतनी बड़ी इस लोकेशन पे है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट इसका जो है वो यहाँ पर भी है। तो ये पोलैंड से टच कर रहा है, ऊपर देखेंगे फिर लिथुनिया टच कर रहा है, बेलारूस टच कर रहा है, यूक्रेन टच कर रहा है, स्लोवेकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, और यहाँ पे आपका है बाल्टिक सी। चलिए देखते हैं हमने कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे लिखी है। रशिया का एक छोटा सा पार्ट टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है।
स्लोवेकिया कर रहा है, जर्मनी भी कर रहा है, बेलारूस भी कर रहा है, लेकिन फ्रांस का जिक्र कहीं पे भी नहीं था। तो 1 2 3 5 सी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए, तो पोलैंड के मैप के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज रीजन यही है क्योंकि रिसेंटली दिस कंट्री हैज बीन इन न्यूज और काफी ज्यादा न्यूज में आ रही है, तो क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2001 FO32 को लेकर है, पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 2001 FO32 और आपको बताना है इसको लेकर सही स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इट इज अ नियर अर्थ एस्ट्रॉइड, ये एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है जिसको शॉर्ट में नियो भी कहा जाता है, निया कहा जाता है, सॉरी। नेक्स्ट, इट इज पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड ऑफ द जीएस ग्रुप, ये एक हैजार्डस एस्ट्रॉइड है, पोटेंशियली मतलब हैजार्डस हो सकता है, जो कि जीएस ग्रुप के अंदर आता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, ऑन मार्च 21, तो आज 15 मार्च है, तो अराउंड आज से 6th डे में द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड प्रेडिक्टेड टू पास बाय अर्थ इन 2021 विल बी एट इट्स क्लोजेस्ट, तो ये हमारी धरती के सबसे ज्यादा पास की, जो कहते हैं कि बेसिकली ये हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ के काफी पास आ जाएगा, इवन दो अभी भी जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा दूर रहेगा, लेकिन अगर हम यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, इसकी जो सिचुएशन पोजीशन होगी वो अर्थ के काफी करीब होगी। इट इज पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड और नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है, ये भी बात ठीक हो जाती है, और पोटेंशियली हजार्डस भी है, लेकिन यहां तक स्टेटमेंट होती है जो ठीक होती है, जीएस ग्रुप के अंदर नहीं आता है। कोई मुझे बता सकते हैं किस ग्रुप के अंदर है? दिस इज इन द अपोलो ग्रुप, ठीक है। इट वॉन्ट कम क्लोजर देन 2 मिलियन किलोमीटर टू अर्थ, तो अर्थ के 2 मिलियन किलोमीटर से और ज्यादा पास ये नहीं आएगा। तभी मैंने कहा कि देखिए 2 मिलियन किलोमीटर भी अभी पास बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा नहीं माना जाता, बट स्टिल दैट डिस्टेंस इज क्लोज इन एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स। एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में 2 मिलियन किलोमीटर जो है वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं माना जाता, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं माना जाता, विच इज वाई 2001 FO32 हैज बीन डेजिग्नेटेड एज पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड। इवन दो आप कहेंगे 2 मिलियन किलोमीटर तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो डरने की क्या बात है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में उतना ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, पहली करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, व्हाट इज मिंट सिस्टम विच इंडियन आर्मी इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग। अभी दोबारा से बेसिकली इंडियन आर्मी कुछ नए नए इक्विपमेंट्स जो है उसको एक्वायर कर रही है। मिंट सिस्टम जो है वो भी न्यूज में था। मिंट सिस्टम क्या है? कोई ये टैंक है जिसके पास एक नई तरीके की स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। ये कोई मिसाइल है जो काफी पोर्टेबल है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना काफी ईजी है। कोई इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सोल्यूशन है या फिर एक नया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है ये है। सोचिए। चलिए, सी द इंडियन आर्मी इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड प्रोक्योरिंग मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल, जिसे कहा जाता है मिंट सिस्टम, अंडर द मेक टू कैटेगरी डीएपी 2022। डीएपी क्या है? डीएपी मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज से अराउंड 30-40 डेज बैक हमने डैप के बारे में पढ़ा था, तो मुझे बताइएगा डैप के अगर आपको याद है तो। द सिस्टम इज एनविसाज्ड एज ए लाइट वेट, बेसिकली काफी लाइट वेट कम्युनिकेशन सिस्टम है, पोर्टेबल है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सोल्यूशन जो है ये प्रोवाइड करेगा। सैटेलाइट के सिस्टम बात करी जा सकेगी, वायरलेस एक्सेस मिल सकेगा, सपोर्ट वॉइस जो है वो भी यहाँ पे आर्मी को मिल सकेगा, वीडियो एंड डेटा जो है वो भी प्रोवाइड किया जा सकेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा मिंट जो है वो आपका मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट सीगेटी, जो कि पूछ रहा है सीगेटी के बारे में, कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशू। इसको लेकर आप बताएं दो स्टेटमेंट से कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सीगेटी में पहले तो इसकी फुल फॉर्म को ध्यान से पढ़े, कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशूज। चलिए देखते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद ब्रिक्स, ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो ग्रुपिंग है उससे एसोसिएट करता है। इट्स फर्स्ट मीटिंग इज हेल्ड अंडर इंडिया चेयरशिप, तो इंडिया की अध्यक्षता के अंदर पहली जो मीटिंग है वो कराई जा रही है इसकी। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, सीगेटी को ब्रिक्स सीगेटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज लीड्स हेल्ड देयर फर्स्ट मीटिंग अंडर इंडियाज चेयरमैनशिप फ्रॉम 9th to 11th मार्च। तो अभी कुछ दिन पहले ही इसके ऊपर ये जो पूरी मीटिंग थी वो करी गई थी, और इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है। इसमें क्या हुआ होगा, क्या क्या डिस्कशन है वो देखेंगे। द थीम, अब थीम आता है वो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, थीम ऑफ ब्रिक्स दिस ईयर इज BRICS at 15, intra-BRICS cooperation for continuity, consolidation and consensus। अब BRICS at 15 इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि BRICS
की शुरुआत हुई थी 2006 के अंदर। तो 15 साल हो रहे हैं इसको, तभी ब्रिक्स एट 15 और ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस ये थीम बनाया गया। अब बात करते हैं इसके अंदर बातचीत क्या करी गई, द डिलीवरेबल्स प्रपोज्ड क्या क्या किए गए। ब्रिक्स कोऑपरेशन ऑन मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम पे किस तरीके से कॉपरेशन किया जा सकता है इसके बारे में बात करी गई। ट्रिप्स को लेकर बात करी गई, कॉपरेशन किस तरीके से किया जा सकता है ट्रिप्स के बारे में, ट्रिप्स वेवर प्रपोजल को लेके। अब ट्रिप्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाता है इसको। तो इसके ऊपर भी चर्चा की गई। फ्रेमवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के फ्रेमवर्क को लेकर बात करी गई, तो ई कॉमर्स का इशू जो था वो भी डिस्कशन में आया। देन एनटीएम, नॉन टैरिफ मेजर रेजोल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे, इन सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। इसको भी हमने 10 से 12 दिन पहले अच्छे से डिस्कस किया था। एसपीएस क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग और नॉन टैरिफ मेजर क्या होते हैं, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, याद है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये चीजें हमने जो है इस पूरी मीटिंग के अंदर करी, और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट चेयर जो है वो करी गई इंडिया के द्वारा, और इसको ब्रिक्स सीगेटी भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक दिया गया, आंसर क्या होगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो होती है वो ब्रिक्स को लेकर, सीगेटी को लेकर। ठीक, चलिए अभी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन से पहले 2 मिनट के अंदर एक एक्टिव रिवीजन हम करने वाले हैं, जिसके अंदर आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करी हैं, और आप ही मुझे बताएंगे कि क्या क्या आंसर्स आपके सामने। तो जैसे ही देखिए, रिवीजन करने का तरीका यही है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, जितनी भी चीजें आपको उसको लेकर रिकॉल आप कर सकते हैं, जितनी भी चीजें उसको लेकर याद है, जो हमने यहाँ पढ़ी हैं या नहीं भी पढ़ी, उसको आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना शुरू कर दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैम्बूसा बैम्बूस, क्या था ये मोनोकार्पिक था। ये मोनोकार्पिक का क्या मतलब था, बताएं मुझे। आपको मेरे को वायंत या वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके बारे में मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, किस राज्य के अंदर है। तो मोनोकार्पिक का मतलब होता है वंस फ्लावरिंग ओनली, तो एक ही बार ये है जो उगते हैं। सो इट इज अ स्पीसीज जो कि क्लम्पिंग बैम्बू नेटिव है साउथ एशिया की, और इसे थोर्नी बैम्बू, जाइंट थोर्नी बैम्बू भी कहा जाता है। और वायनाड जो आपकी सेंचुरी है वहां पर ये एलिफेंट और टाइगर के हैबिटेट को परेशान कर रही है, इसी वजह से इसको न्यूज में रखा गया था। फिर हमने देखा था म्यांमार के बॉर्डर को कौन कौन टच करता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नागालैंड है, मणिपुर है, मैप भी दिखाया था। आप भी बताएं कौन कौन से राज्य टच करते हैं। तो यहाँ पे मणिपुर आपको दिख रहा है, मिजोरम दिख रहा है, नागालैंड ऊपर अरुणाचल प्रदेश जो है वो भी दिख रहा है। जो पीपल कहाँ कहाँ से आते हैं जल्दी से बताएं मुझे, जो पीपल कहाँ कहाँ से आते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, तीनों लोकेशन आपकी न्यूज में थी। और म्यांमार के अगेंस्ट में सैंक्शन लगाने के लिए यहाँ पे जो पिटिशन है वो यहाँ पे दी गई है हमारे प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को। सी बकथोर्न के बारे में हमारा जिक्र हुआ था, तो कौन सा राज्य जो है अब कल्टीवेशन जो है सी बकथोर्न का स्टार्ट करा। आई टोल्ड यू दैट यस दिस पर्टिकुलर स्पीसीज इज यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग जैम एंड जूसेस, जूस और जैम बनाने में, और इवन जो आपके स्टमक इश्यूज होते हैं, जो आपके स्किन इश्यूज होते हैं, उसको भी सोल्व करने में इसका मेडिसिनल यूज भी किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और ठंडे और ड्राई एरियाज के अंदर इसे उगाया जा सकता है। चलिए, देन वी डिस्कस्ड अबाउट डांडी, और हमने ये बताया था कि 1882 सॉल्ट एक्ट जो था गेव ब्रिटिश अ मोनोपोली इन द मैन्युफैक्चरिंग, और तब उन्होंने ये इंपोज करना शुरू किया हमारे ऊपर कि आपको हमसे ही खरीदना पड़ेगा सॉल्ट। लेकिन गांधी ने क्या किया, गांधी जी ने सॉल्ट मार्च करी डांडी के अंदर, साबरमती से डांडी जाकर जो सॉल्ट था वो बनाया, और फ्री ऑफ कॉस्ट उसे बनाया, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख भी सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको। क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज एंड क्रैश कोर्स में से जो भी आपको प्रेफरेबल लगता है, बिकॉज अभी 104 डेज रह गए हैं, तो 104 दिन को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। 104 दिन में कहीं पे भी आप कोताही नहीं बरत सकते हैं। अभी आपका जो फोकस है वो इवन फर्दर इंप्रूव होना चाहिए, और अभी इसके अलावा कोई और चीज आपके ध्यान में नहीं होनी चाहिए। एग्जाम की प्रिपरेशन शुड बी योर प्रायोरिटी फॉर नेक्स्ट 104 डेज। चलिए, इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ है आर्टिकल 243 के बारे में। मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इलेक्शन जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, इसमें ब्यूरोक्रेट की जगह कोई इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। और ये 243 के जो है इलेक्शन ऑफ पंचायत से रिलेट करता है। देन जल्दी से मुझे बताएं कि पोलैंड का बॉर्डर किससे शेयर नहीं करता है इन कंट्रीज के अंदर। रशिया से करता है, स्लोवेकिया से करता है, जर्मनी से करता है, चेक रिपब्लिक से करता है, यूक्रेन से करता है, बेलारूस से करता है, लुथीनिया से करता है, लेकिन फ्रांस से नहीं करता है। देन मुझे बताएं कि 2001 FO32 क्या है, क्या ये कोई कॉमेट है या कोई एस्ट्रॉइड है, कोई सन है, कोई स्टार है, क्या है, जल्दी से बताइएगा। ये अपोलो ग्रुप से आता है और नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है, और 2 मिलियन किलोमीटर अर्थ के क्लोज आ जाएगा। इवन तो काफी बड़ा नंबर लगता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स के अंदर उतना बड़ा भी नहीं है, काफी क्लोज ही माना जाएगा। पोटेंशियली हैजार्डस भी हो सकता है। मिंट सिस्टम क्या है, जल्दी से बताइएगा। मिंट सिस्टम के बारे में डिस्कशन हुआ था। इंडियन आर्मी इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल, जो कि वीडियो, डेटा एंड ऑडियो, वायरलेस ये सब चीजें प्रोवाइड कर सकेगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा डिस्कशन हुआ था सीगेटी के बारे में। कौन सी ब्लॉक से, क्या ये
ब्रिक्स से एसोसिएट करती है, या फिर ये नेटो से एसोसिएट करती है, या फिर ये बिम्स्टेक से एसोसिएट करती है, या ये आसियान से एसोसिएट करती है? बताइएगा मुझे। फर्स्ट मीटिंग जो है इंडिया ने चेयर करी है और इसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में डिस्कशन की गई है जिसमें कि आपके नॉन टैरिफ मेजर्स, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, ई कॉमर्स, डब्ल्यूटीओ, ट्रिप्स वेवर, इन सब के ऊपर जिक्र किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है क्वेश्चन ऑफ द डे। आप मुझे सी बकथोन के बारे में बताइएगा। सी बकथोन क्या है? वन लाइन में इसका आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आपको आंसर मेंस के ग्रुप के अंदर करना है। इसका लिंक आपको यहां पर भी मिल जाएगा। इवन मैं आपको इसका नाम भी बता दूंगा, जो टेलीग्राम का ग्रुप है जहां पे आप अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं। डू यू थिंक व्हेन फार्मर्स मूव अवे फ्रॉम कन्वेंशनल क्रॉप देन ही और शी कैन इंप्रूव हिज इनकम? तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि अगर परंपरागत फसलें जो हैं उससे जो फार्मर्स है वो दूर चले जाएं तो उनकी जो इनकम है उसमें इजाफा हो सकता है? बताइएगा इसको। देन इंटरव्यू के अंदर वाई सम स्टेट्स इन द नेम ऑफ फेडरलिज्म इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज जो कि इंडिया की इमेज को हार्म करते हैं? पहले तो ये बताइएगा, क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं? अग्री करते हैं तो जस्टिफाई करिएगा, डिसअग्री करते हैं तो भी जस्टिफाई करिएगा। चलिए सेकंड ग्रुप जो है, सेकंड चैनल जो है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे भी आपको जो वीडियोस है वो मिलते रहते हैं। करंट अफेयर्स के आजकल वीडियोस इस पे भी जा रहे हैं और यहाँ पे आपको कंप्लीटली न्यू मटेरियल मिलता है। जो आप इस चैनल पे देख रहे हैं वो वाला मटेरियल इस पे नहीं मिलेगा। देयर विल बी अ डिफरेंट सेट ऑफ वीडियोस जो कि इसके ऊपर अपलोड किए जाते हैं। दीज आर द ग्रुप्स जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। मेंस का आंसर यहाँ सबमिट करिएगा, इंटरव्यू का आंसर यहाँ सबमिट करिएगा और जल्दी से अब अपने मार्क्स को लिख दीजिए, किस किसने कितना स्कोर किया है और टॉपर आज कौन है, किसने 10 on 10 या 9 on 10 जो है वो स्कोर किया है। 6 या 6 से ज्यादा अगर आपका स्कोर है ऑफकोर्स देन यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 में है तो आप डेंजर जोन में है, लेकिन इंप्रूवमेंट करी जा सकती है और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मल्टीपल टाइम्स इसे प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप सेकंड और थर्ड टाइम देखते हैं तो उसमें से नोट्स अपने जरूर बना लीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमारे बैक टू बैक मंडे है, बैक टू बैक लेक्चर्स रहने वाले हैं। सो दिल बी लेक्चर ऑन 1 PM, 6 PM, 8 PM, ये हमारे लेक्चर्स रहेंगे। सो आई विल सी यू देयर। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।